नमस्कार, मैं अर्जुन शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं वैन न्यूज़ का लाइव फेसबुक संस्करण। आज कुछ देश प्रदेश के ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिन पर बात करनी ज़रूरी है, और जी हाँ, बात होनी भी चाहिए। कुछ ऐसे मुद्दे जो लगातार अगर बात करें पूरे भारत की सियासत को कहीं ना कहीं भूचाल भी आ रहा है और सरगर्मियां भी तेज़ हैं। उसको लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से कांग्रेस के सीनियर लीडर लक्ष्मीकांत शर्मा जी, जो कि अधिवक्ता भी हैं। और मेरे को लगता है कि इस मुद्दे पर खट्टे मीठे सवाल और ताल ठोक कर जो है सरगर्मियों की बातचीत कर सकते हैं। लक्ष्मीकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई जी, बहुत बहुत आपका। लक्ष्मीकांत, जो सबसे ज़्यादा मुद्दा इस समय चल रहा है, योगी सरकार ने विकास दुबे की अगर बात करें तो दुर्दांत अपराधी कहा जा रहा है, आतंकवादी कहा जा रहा है। एनकाउंटर होता है, कोई कहता है प्री प्लान्ड एनकाउंटर था, एनकाउंटर ज़रूरी था। कोई कहता है कि कोर्ट का ट्रायल चलना चाहिए था। अधिवक्ता अगर लखनऊ की बात करें तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात करें, वो कहते हैं कि ट्रायल चलना चाहिए था, ज़रूरी था। ये क्या एनकाउंटर है या सियासी हत्या की गई कहीं ना कहीं अपनी गलतियाँ छुपाने के लिए? पहला रिएक्शन इस पर। देखिए, सबसे पहले तो मैं इसके बारे में कहना चाहूँगा कि आतंकवादी था, दुर्दांत खूंखार हत्यारा था, अपराधी था, भाव सबका एक ही है। चाहे वो आतंकवादी हो, चाहे वो अपराधी हो, और चाहे वो कितना ही बड़ा हत्यारा हो, कातिल हो, सबका जो एक शब्द जो निकलता है कि अपराध किया उसने। और मैं मानता हूँ कि विकास दुबे जो है सोसाइटी का एक धब्बा था, कलंक था। विकास दुबे का मारा जाना कोई इतना महत्व नहीं रखता, क्योंकि हर अपराधी का अंत होता है। मैं कानून का व्यक्ति हूँ, कानून को जानता हूँ, तो मुझे पता है कि हर अपराधी का अंत निश्चित होता है। सवाल सिर्फ इस बात का आता है कि क्या उसको सीधे ही मार दिया जाए, या अपराध की कैटेगरी देखी जाए कि जो अपराध उसने किया था। देखिए, कोई आदमी, बड़ी सीधी सी बात है, साधारण तौर पर एक अकेला व्यक्ति है। सीरियल किलर आते हैं, आपने सुना होगा, टीवी में भी दिखाते हैं, वैसे भी आते हैं कि सीरियल किलर आया। ऐसे व्यक्ति को जो कत्ल पे कत्ल करता है, 5-6 कत्ल कर देता है, उसको मार देना चलो एक अलग बात है। लेकिन विकास दुबे कोई सीरियल किलर नहीं था। उसने अपराध की एक दुनिया बनाई थी, अपराध का एक साम्राज्य कायम किया था। और मैं दावे के साथ ये बात कहता हूँ कि अपराध का साम्राज्य कभी अकेला व्यक्ति खड़ा नहीं कर सकता बिना सत्ता के सहारे के। जाहिर तौर पर उसने जो अपराध का साम्राज्य खड़ा किया था, उसके पीछे कुछ लोगों का हाथ था। कुछ क्या, मेरे ख्याल से शायद कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग उसके पीछे थे। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का नाम भी सबसे पहले उसमें आता है, समाजवादी पार्टी का नाम भी आता है, और उसमें बहुजन समाज पार्टी का नाम भी आता है। तो तीनों की सरकारें रही हैं पिछले काफ़ी टाइम से, 1989 के बाद से लेकर आज तक, यानी पिछले 31 साल में इन तीन पार्टियों की सरकारें रही हैं। और तीनों ही पार्टियों की सरकारों में विकास दुबे के अपराध का जो धंधा है वो खूब फला फूला है। तो निश्चित तौर पर, चाहे वो किसी पार्टी के, तो मैं किसी एक पार्टी का नाम लूँ ये ठीक नहीं लगता, लेकिन जिन पार्टियों की सरकारें रही हैं, जिनकी नाक के नीचे उसने काम किया है, उन पार्टियों के कुछ ना कुछ नेताओं का हाथ इसमें शामिल था। जातिगत टिप्पणियां बार बार हो रही हैं कि ब्राह्मण समाज से था इसलिए मार दिया गया। अगर मौलाना आज़ाद की बात करें, ताहिर हुसैन की बात करें, उनको कहीं ना कहीं संरक्षण केंद्र सरकार भी दे रही है और राज्य सरकारें भी दे रही हैं। इस बात पर क्या लगता है कि बहस होनी चाहिए, या विकास दुबे के साथ ही ये बहस बंद होनी चाहिए? देखिए साहब, जहाँ तक अगर इसको एक सामाजिक मुद्दा देखते हैं, मैं हिंदू हूँ और मुझे हिंदू होने पर गर्व है। मैं ब्राह्मण भी हूँ, मुझे अपने परिवार पर गर्व है, मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे इस बात पर गर्व है। लेकिन किसी भी अपराधी की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, कोई ईमान नहीं हुआ करता। कहीं आपने सुना है कि किसी जो ब्राह्मण है, अपराधी है, उसने सिर्फ दूसरी जातियों का कत्ल किया है? इसने तो खुद ब्राह्मणों का कत्ल किया है। जिन लोगों का आपने जिक्र किया, ताहिर हुसैन की आप बात करें, ताहिर हुसैन क्या मुसलमानों के कत्ल के लिए जिम्मेदार नहीं है? वो बेशक मुस्लिम है। मौलाना आज़ाद ने जो कांड किया है, वो क्या मुस्लिमों के कत्ल के लिए जिम्मेदार नहीं है? वो सीधा ना हो, कई तरीके होते हैं कि या कई बार आप सीधा कत्ल कर देते हो, कई बार आप ऐसे हालात पैदा कर देते हो कि उस जाति, उस समुदाय को जो है संघर्ष होता है और उस जाति के लोग भी मारे जाते हैं। ताहिर हुसैन ने दिल्ली में जो कांड किया, सरेआम दिखाया गया कि उसके छत पर क्या था, बम, बारात, सब कुछ मालूम, सब कुछ था। उससे जो वैमनस्य उपजा दिल्ली के अंदर, उसमें जो लोग मारे गए हैं वो ऐसा नहीं है कि दूसरी ही जाति के थे, उसके अपने धर्म के लोग भी मारे गए हैं। ठीक है कि आपने मेरे परिवार का कत्ल किया, मैंने आपके परिवार का कत्ल कर दिया, मारे तो दोनों गए ना। तो मेरा ये मानना है कि जाति, धर्म और संप्रदाय किसी अपराधी का नहीं होता। अपराधी की एक जात, एक धर्म होती है अपराध। वो किसी पर्टिकुलर जो है टारगेट को लेकर के नहीं चलता। हाँ देखिए,
दुर्भाग्य इस देश का ये है, बदकिस्मती देश की ये है कि राजनीतिक दल, और उसमें भी एक पार्टी का मैं ज़्यादा सबसे ज़्यादा जोर दूंगा, भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति का अपराधीकरण किया, देश के अंदर सांप्रदायिक माहौल पैदा किया। अब जिस चीज़ का आपने जिक्र किया कि विकास दुबे पर एक चर्चा है, हम भी देखते हैं, फेसबुक भी देखते हैं, दूसरे साधन भी हैं, एक चर्चा चली हुई है। ब्राह्मणों में भी दो ग्रुप चले हुए हैं। एक विकास दुबे का कहता है कि विकास दुबे का एनकाउंटर क्यों किया गया, दूसरा कहता है कि ठीक कर दिया गया। दोनों अपनी जगह ठीक हैं। जो लोग ये कहते हैं कि क्यों कर दिया गया, वो ये नहीं कहते कि विकास दुबे का एनकाउंटर क्यों किया। मैंने खुद सवाल उठाए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर कि विकास दुबे का एनकाउंटर क्यों किया गया। वो इसलिए नहीं उठाए कि वो अपराधी को बचाना था, सवाल इसलिए उठाए हैं कि विकास दुबे के माध्यम से उन असली लोगों तक पहुंचा जा सकता था, उन राजनीतिक चेहरों को नंगा किया जा सकता था जिनका मोहरा विकास दुबे था। देखिए 60 मामले जिस व्यक्ति पर दर्ज हैं, कत्ल के मामले हैं, फिरौती के मामले हैं, अपहरण के मामले हैं, वो क्या ऐसे ही घर बैठ के करेगा? आप पिछली सारी हिस्ट्री छोड़ दीजिए, पिछले 3 साल का जो उसका डाटा वो निकालिए। 3 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर है और 3 साल से ही वो शख्स कानपुर के अंदर बैठ करके अपने गांव में अपना साम्राज्य चलाता है। भाई जब आपको मालूम है कि आदमी अपराधी है, इस पर 60 मुकदमे दर्ज है, इसने कत्ल भी किया है। मजे की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारे एक मंत्री का कत्ल किया था। यार अगर आपके एक मंत्री का कत्ल इस आदमी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, या तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से खुद ही मरवाना चाहती होगी मंत्री को, लेकिन सीधी सी बात है। और अगर आपके मंत्री का कत्ल किया है और आपके मंत्री का कत्ल करने वाला आदमी खुलेआम अपराध का साम्राज्य चलाता है तो प्रश्न चिन्ह लगना लाजमी है। भारतीय जनता पार्टी इस बात का श्रेय लेने की भी कोशिश कर रही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर मारा, एनकाउंटर किया, सरकार हमारी थी। मध्य प्रदेश के अंदर पकड़ा गया, सरकार हमारी थी। नरोत्तम मिश्रा वहां से गृह मंत्री आते हैं, साफ तौर पर मीडिया के सामने खुलकर आए थे और उन्होंने कहा था कि मैं बधाई देता हूं अपनी उज्जैन पुलिस को कि जिन्होंने अच्छा कार्य किया। फरीदाबाद से वो भागता है, फरीदाबाद भी हरियाणा में है, प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्या ये कहीं ना कहीं कनेक्शन जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं कि तीनों जगह सरकार भारतीय जनता पार्टी? इसका भारतीय जनता पार्टी क्रेडिट ले रही है किस हिसाब से? वो इसलिए ले रही है कि भाई उत्तर प्रदेश का था, हरियाणा से गया, मध्य प्रदेश में पकड़ा गया। मैं भारतीय जनता पार्टी से इसी बाहर, मेरा कोई मकसद नहीं था, लेकिन आपने प्रश्न उठाया है तो भारतीय जनता पार्टी से एक बात पूछना चाहता हूं। भैया कोरोना काल है, एक गाड़ी भी उस नाके से पास नहीं हो सकती बिना आइडेंटिफिकेशन के, तो विकास दुबे उत्तर प्रदेश से कैसे चला गया? इसीलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी खुद विकास दुबे को बचाना चाहती थी। वो हरियाणा में आता है, फरीदाबाद सबसे संगीन मामला फरीदाबाद गुड़गांव का कोरोना को लेकर के है। फरीदाबाद के मैक्सिमम एरिया सील है, वो फरीदाबाद में कैसे पहुंच जाता है? वहां तो आपने कोई आईडी का चेक नहीं की उसकी। फिर वो फरीदाबाद से निकल के मध्य प्रदेश पहुंच जाता है, उज्जैन पहुंच जाता है। तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इससे क्या ऐसा नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही चाहती थी विकास दुबे को किसी तरीके से बचा लिया जाए? जहां तक मेरा अपना अंदाजा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको बचाना चाहती थी। लेकिन जिस तरीके से विकास दुबे का मामला सामने आया, एक टेलीविजन पर खबर आई थी, मेरे पास वीडियो भी है, अगर किसी भारतीय जनता पार्टी के साथी को कोई प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, मैं उसको पेश करूंगा। एक टीवी चैनल के ऊपर विकास दुबे ने खुद कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायक कानपुर जिला के, एक कोई मिस्टर सांगा और एक कोई प्रसाद हैं, उन दोनों का नाम उसने खुलेआम लिया कि वो लोग मेरी मदद करते थे हर मामले में, हर कार्य के अंदर। तो भारतीय जनता पार्टी को मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि अब ये मामला हद से गुजरता जा रहा है और कहीं ऐसा ना हो कि योगी जी महाराज का, मेरे पास फोटो है कि योगी जी महाराज के वो चरण स्पर्श कर रहे हैं, एक फोटो मेरे पास है मेरे मोबाइल में अभी कि योगी जी महाराज के वो चरण स्पर्श कर रहे हैं। शुरुआत की उनके राजनीतिक शुरुआत की बात है ये। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगा कि कल को तुम्हारे लिए काल ना बन जाए, सरकार को ना खा जाए, इसलिए रातों रात फैसला लिया गया कि विकास दुबे को उड़ा दिया जाए। जबकि हम कहते हैं, जैसे आपने किया कि लखनऊ के वकील एडवोकेट्स कहते हैं, बिल्कुल सही कहते हैं। कसाब और अफजल गुरु 2 मामले कांग्रेस के सरकार में आए थे, कांग्रेस भी एनकाउंटर करके तुरंत उड़ा सकती थी उनको। कसाब को मारना कोई बड़ी बात नहीं थी, उसको उसी टाइम जहाँ पे ताज होटल में पकड़ा गया था वहीं उसको उड़ा देते। लेकिन कांग्रेस की सरकार, मनमोहन सिंह जी ये जानते थे कि अगर इसको मार दिया गया तो इसके पीछे बैठे हुए इसके आकाओं का पता कौन लगाएगा। उसके ऊपर ट्रायल चलाया गया, उसके ऊपर पैसा भी खर्च किया गया। बेशक कुछ लोगों ने उस टाइम भी सवाल उठाए कि बिना बात के इसको बिरयानी खिला रहे हैं। वो इस बात को कभी समझ नहीं सकते कि बिरयानी उसको क्यों खिलाई गई। बिरयानी इसीलिए खिलाई गई थी कि वो अपने आकाओं का नाम दे, और जुर्म की जड़ तक पहुंचना कांग्रेस चाहती थी और कांग्रेस जुर्म की जड़ तक गई है।
यहाँ पे विकास दुबे को इसीलिए मार दिया गया कि जुर्म की जड़ तक अगर जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के चेहरे बेनकाब होंगे, नंगे हो जाएंगे, इसलिए उसको रातों रात खत्म कर दिया गया। शर्मा जी, एक आखिरी रिएक्शन इसके ऊपर। 2 तारीख से जब से एनकाउंटर हुआ, चाहे मीडिया की बात हो, टेलीविज़न की बात हो, सोशल मीडिया की बात हो, सिर्फ और सिर्फ विकास दुबे को छाया गया। बाकी जितने भी मुद्दे थे, राष्ट्रीय हो अंतर्राष्ट्रीय हो, वो कहीं ना कहीं गायब हुए। उसके बाद अगर बात करें 8 तारीख को जब उसका एनकाउंटर होता है, उसके बाद आज तक भी विकास दुबे छाया रहता है। एसटीएफ आज एडीजी लैंड ऑर्डर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं इस मुद्दे को ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। हमारी पुलिस ने अच्छा काम किया है, कहीं ना कहीं हमने अपराधी को मारा है, हमें शाबाशी दें और इस मुद्दे को यहीं ख़त्म करें। बाकी मामला जो है उच्च न्यायालय में भेजा जाएगा। अभी भी 12 आरोपी फरार हैं। आपको क्या लगता है कि बहस अब जारी या बस जितना हो गया बहुत है? आखिरी रिएक्शन इस पर। देखिए साहब, जहाँ तक बहस का मामला है, जब तक इस मामले की तह तक नहीं जाया जाएगा, मैं तब तक बहस खत्म नहीं होगी। आपने पहला एक प्रश्न मुझसे बहुत अच्छा किया था कि धर्म और जाति के नाम से सरकार खुद बहस चाहती है टेलीविज़न के ऊपर, खुद चाहती है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की फितरत है कि हर मुद्दे को गर्म करके रखो और पिछला मुद्दा भुला दो। विकास दुबे के चक्कर में चाइना को लोग भूल चुके हैं। आज चाइना किसी को याद नहीं है, चाहे वो 20 किलोमीटर अंदर आ जाए, चाहे वो 2 किलोमीटर आए, वो कोई एक्टिविटी करे। आज भारतीय चैनलों पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना गिर चुका है कि उसे देश के मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। उसे अमिताभ बच्चन का कोरोना दिखाना है, बस उसे ये बताना है कि अमिताभ बच्चन ने आज सुबह नाश्ता किया। यार शर्म की बात है मीडिया के लिए कि आप अमिताभ बच्चन का नाश्ता दिखाते हो, बॉर्डर पर क्या होता है वो नहीं दिखाते हो। तो इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जाति और धर्म की जो इस पर डिबेट शुरू करवाई है ना, ये भारतीय जनता पार्टी ने शुरू करवाई है। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चैलेंज करना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से कि भैया अगर तुम्हारे अंदर इतना दम है ना, आपने विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया, मैं समर्थन करता हूं, बहुत अच्छा किया। चलो आपने नहीं ट्रायल चलाया, कुछ नहीं किया, खत्म हुआ, मामला मान लिया। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर दम है, इतनी हिम्मत है, और कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी 56 इंच की वो सीना लिए घूमता है, जिगर नहीं है, 56 इंच का सीना हो सकता है, चौड़ाई में कोई दिक्कत नहीं है। तो मौलाना शाद और ताहिर हुसैन, इन 2 शख्स को पकड़ के दिखाए। 3.5-4 महीने चल गए हैं। मौलाना साहब दिल्ली के अंदर है, अपने घर में बैठा है, भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको हाथ नहीं लगा सकते। अच्छा, मजे की बात क्या है, क्योंकि देश की जनता को ज़्यादातर इश्यूज़ की जानकारी नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर 90% लोग पीछे चलते हैं, बात बहस नहीं करते ज़्यादा, उस पर ठीक बहस नहीं करेंगे। अब क्या एक डिबेट चली हुई है कि योगी जी ने कर दिया कमाल, केजरीवाल दिखाए दम, ये फेसबुक के ऊपर स्टेटस डलते हैं। उन लोगों को ये मालूम नहीं कि भैया योगी जी ने दम दिखाया ना दिखाया बात की बात है, केजरीवाल क्या दम दिखाएगा। केजरीवाल के हाथ में तो वहाँ की पुलिस नहीं है दिल्ली की। दिल्ली पुलिस आज भी केंद्र सरकार के अधीन है, उसके मुखिया अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ लोगों को भी, मैंने कहा है कि अगर दम है तो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह को बोलिए कि योगी ने दिखाया दम, अब नरेंद्र मोदी और आपके अमित शाह की बारी है। आप कीजिए ताहिर हुसैन को गिरफ्तार, अपोजिशन का व्यक्ति है, क्यों नहीं गिरफ्तार करते। लोगों के मन में शंकाएं कौन डालता है, एक धर्म का व्यक्ति, दूसरे धर्म का व्यक्ति, तीसरे धर्म का व्यक्ति। मैं कहता हूं अपराधी का कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं होती, सबके साथ समान होना चाहिए। विकास दुबे गया है, मौलाना शाद और ताहिर हुसैन को भी जाना चाहिए। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या है कि डीएसपी देवेंद्र सिंह को लोग भूल रहे हैं। एक व्यक्ति जो सरेआम आतंकवादियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते पकड़ा गया, जिसका पुलवामा और संसद पर हमले जैसे मामलों में हाथ होने की शंका जताई गई, उस व्यक्ति को बेल मिल जाती है कोर्ट से। किस लिए मिल जाती है कि दिल्ली पुलिस, जो कि अमित शाह के अंडर आती है, नरेंद्र मोदी के अंडर आती है, उस दिल्ली पुलिस ने 3 महीने में देवेंद्र सिंह के खिलाफ चार्जशीट फाइल नहीं की। क्या अजब तमाशा है यार, क्या तुम देश को दिखाना चाहते हो। तो ये जाति, धर्म, ये वर्ग, ये आज 6 साल से इस भारतीय जनता पार्टी ने पैदा किया है, इससे पहले कहीं नहीं था। तो जहाँ तक विकास दुबे का मामला है, ये अपने आप बंद हो जाएगा, ना आपकी ज़रूरत है ना मेरी ज़रूरत है। आप इसको एक बार आकर के सीधा कीजिए कि हाँ, आज मौलाना शाद को अरेस्ट कर लिया गया, आज ताहिर हुसैन को अरेस्ट कर लिया गया, आज डीएसपी देवेंद्र सिंह को अरेस्ट कर लिया गया और उनको अंदर भेज दिया गया, जेल भेज दिया गया। तो लोगों की शंकाएं जो इस वक्त हैं जाति धर्म को लेकर के, वो सब बढ़ जाएंगी। मैं आप लोगों के माध्यम से जनता से भी ये बात कहना चाहता हूँ कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती, और जो इसको लेकर के ब्राह्मण अदर्स का मुद्दा बना रहे हैं वो भी ना बनाएं। सरकार चाहती है भाईचारे से भाईचारे को लड़वाना। तो मेरी उन साथियों से निवेदन है कि विकास दुबे के एनकाउंटर के खिलाफ कोई नहीं है, बिल्कुल कोई नहीं है। विकास दुबे के एनकाउंटर की जो परिस्थितियां हैं, जो हालात हैं, उनके खिलाफ हैं और हम वाकई में रहेंगे, क्योंकि जब तक सरकार इस बात का जवाब नहीं देगी कि उसके आका कौन थे, तब तक ये चीज़ जारी रहेगी। चलिए, एक दूसरा सवाल जो इस समय सबसे ज़्यादा देश में चला, गुजरात के अंदर एक महिला कांस्टेबल है,
रात को मंत्री के बेटे की गाड़ी रोकती है, मास्क नहीं पहना होता, और सोशल मीडिया पर जो वायरल है, मंत्री से वो फ़ोन पर बातचीत भी करती है। अधिकारी सपोर्ट नहीं करते हैं, उसके बाद वो अपना रिज़ाइन देती है। हालांकि रिज़ाइन अभी तक जो है वो एक्सेप्ट नहीं हुआ। बड़े सवाल दो हैं, फिर से वही बात कि गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सांसद आते हैं, अमित शाह गृह मंत्री हैं देश के, वो भी गुजरात से आते हैं, और कहीं ना कहीं महिलाओं के सम्मान की बात भारतीय जनता पार्टी साफ साफ कहती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लेकर आगे चलती है। क्या लगता है कि खोखले नवादे हैं, जहाँ कहीं ना कहीं उस लड़की के साथ, उस महिला के साथ जिसने बेबाकी से अपनी बात उस रात रखी है, कोरोना योद्धा पुलिस को हम लोग कहते हैं, क्या लगता है? देखिए, जहाँ तक सुनीता यादव का मामला है, मैं देखता हूँ कि हिंदुस्तान के लिए इससे दुर्भाग्यशाली मामला कोई हो नहीं सकता। वैसे तो मैं मानता हूँ जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में लौटी है उस दिन से लेकर आज तक हिंदुस्तान की दुर्भाग्य ही चल रहा है, बदकिस्मती चल रही है। सुनीता यादव का गुनाह क्या था? सवाल ये नहीं कि उसका रिज़ाइन एक्सेप्ट हुआ या नहीं हुआ, सवाल इस बात का है कि उसको रिज़ाइन करना क्यों पड़ा। उसका गुनाह क्या था कि सरकार खुद तो कानून बनाती है। वैसे तो इस सरकार से कोई उम्मीद रखना ही बेईमानी है। ये सरकार कानून बनाती है कि कोरोना के अंदर 60 साल के ऊपर का व्यक्ति घर से बाहर ना निकले, बच्चे बाहर ना निकले। और मैं गुजरात से पहले कुरुक्षेत्र में आ जाता हूँ, सूर्य ग्रहण पर पूरे शहर को तो बंद कर दिया जाता है, और एक 60 साल से ऊपर का एक बाबा, कथित बाबा, जिसको कुरुक्षेत्र आजकल उसके हवाले है, उसको नहाने की परमिशन दी जाती है ब्रह्म सरोवर के अंदर। क्यों भाई? वो बाबा जी के अलग बन करके आए थे, किसी और सांचे से आए थे क्या? कि कुरुक्षेत्र की लाखों जनता जो है उस सांचे में नहीं ढली और वो बाबा जी अलग सांचे में थे। उसका परिणाम क्या हुआ? एक बाबा जी कोरोना पॉजिटिव निकले, विधायक कोरोना पॉजिटिव निकले। तो ये सरकार कानून बनाती है सिर्फ बातों बातों के। वही गुजरात के अंदर है कि जब आपने कर्फ्यू लगाया है कि रात को, वैसे तो देखिए बड़ी अजीब चीज़ है यार, कि रात को 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कौन शख्स बाहर निकलता है क्या? कर्फ्यू लगाया क्या कि सुबह रात को 10 बजे सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू? भैया मेरे अकल के अंधो, आप खुद सोच लो यार, 10 बजे के बाद रात को घर से बाहर कौन निकलता है? यही जो मंत्री का लड़का था, ऐसे ऐसे आवारा लड़के निकलते हैं रात को बाहर। मैं सबसे पहले सुनीता यादव को बधाई देता हूं इस बात के लिए कि उसने अपनी ड्यूटी निभाते हुए ये नहीं देखा कि वो मंत्री का लड़का है, किसी ऑफिसर का लड़का है। उसने अपनी ड्यूटी निभाई है। उसके साथ इसी एवज में बदतमीजी की गई। भारतीय जनता पार्टी के लिए शर्मिंदगी की बात यह है कि आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। अगर उसकी जगह कोई जेंट्स होता तो मैं मान लेता कि शायद कहीं ना कहीं यार पुरुष आपस में बहस कर लेते हैं, लेकिन वो एक महिला है, एक लड़की है, वो क्या बहस करेगी उस व्यक्ति के साथ? उसको जिस तरीके से प्रताड़ित किया गया, वो इज्जतदार परिवार से थी, इसलिए उसने रिजाइन देना बेहतर समझा। और गुजरात के मामले की क्या बात करें, आपको याद होगा कुछ समय पहले का हरियाणा का एक मामला, रानी नागर का, IAS लड़की है हरियाणा कैडर की, जिस तरीके से उसने रिजाइन किया, क्या शोभा देता है हरियाणा की सरकार को, केंद्र की सरकार को, कि एक IAS लड़की रिजाइन करके जाती है? क्यों जाती है भाई? को खुशी से तो रिजाइन करेगा नहीं। IAS पास करने में कितना जोर लगता है, कितनी ताकत लगती है, सबको मालूम है। लेकिन वो लड़की IAS रिजाइन कर जाती है, प्रताड़ना का आरोप अपने अधिकारियों पर, सरकार पर लगाती है। उसके मामले में क्या हुआ? तो हर जगह इनका मामला यही है। ये मुख्यमंत्री साहब ऐसे ही हैं हमारे, कि जहाँ रेप की घटना होती है वहाँ कंसेंट बता देते हैं। तो बेटी बचाना बेटी पढ़ाना सिर्फ ढोंग की बात है। इनको किसी बेटी से कोई मतलब नहीं है, इनको अपने बेटों से मतलब है, चाहे वो चंडीगढ़ में विकास बराड़ा हो और चाहे गुजरात के मंत्री का लड़का हो। इनके अपने बेटे बचने चाहिए। हिंदुस्तान की कितनी बेटियां मरें, कितनी बेटियां रिजाइन करें, कितनी बेटियां सर्विस छोड़ के जाएं, इन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है। रानी नागर की आपने बात करी, यौन शोषण का आरोप लगाकर, एक बड़ा आरोप था महिला का आरोप लगाना, और वो भी उस दर्जे पर बैठी हुई महिला IAS अधिकारी हैं कि बेटियां कई उससे सीखती हैं, औरतें उनसे प्रेरणा लेती थी, वो छोड़कर जाती हैं, यौन शोषण का आरोप लगता है। लगभग 3 से 4 महीने इस बात को हो चुके, आज तक किसी भी अधिकारी के ऊपर कोई नाम मात्र कार्रवाई नहीं हुई। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो हैं वो घेरे में हैं, प्रश्न चिन्ह उनके ऊपर है कि वो कार्रवाई नहीं करवाना चाहते, या कोई ना कोई गठबंधन सरकार का कोई ऐसा उनके ऊपर दबाव है तो कार्रवाई नहीं हो रही? और दूसरी बात ये, आप कांग्रेस से हैं, कांग्रेस के भी विधायक जीतकर पहले तो सरकार की बात आपने की है, इस सरकार से कोई उम्मीद रखना बेमानी है। जिस सरकार का मुखिया ये कह देता हो रेप की घटना में कि तो कंसेंट का मामला है। रेवाड़ी के अंदर आपको याद होगा कि हरियाणा की टॉपर लड़की, उसके साथ गैंग रेप हुआ था, उस मामले का क्या हुआ आज तक? कोई बता तो दे। उन व्यक्तियों का साथ हुआ क्या है, कहाँ है वो मामला, कहाँ है आज के टाइम में? कुछ पता नहीं है। झांसा के अंदर एक कांड हुआ था, कुरुक्षेत्र के अंदर ही, उसका क्या हुआ? जींद के अंदर एक बच्ची से बलात्कार हुआ था, उसका क्या हुआ? कितनी घटनाएं मैं आपको गिनाऊं कि गिनाते गिनाते पूरा दिन निकल जाए। तो ये सरकार
में वही बात आती है कि बेटियों के प्रति इनका कोई मतलब नहीं है। इन्हें तो सिर्फ अपने बच्चों से मतलब है, अपने बेटों से मतलब है कि बेटा बचाओ आंदोलन चलाओ इनका। इन्होंने इस तरीके से कार्रवाई की है। दूसरी बात, जहाँ तक गठबंधन सरकार की बात है, ये गठबंधन शौकिया है। मैं आपको, दो गठबंधन होते हैं, एक गठबंधन मजबूरी का होता है और एक शौकिया होता है। बिना दुष्यंत चौटाला के भारतीय जनता पार्टी की खुली सरकार है। 40 खुद के विधायक हैं और 6-7 जो है 6 विधायक शदबरे के, पहले 7 थे। आज़ाद उम्मीदवारों का समर्थन है, आज़ाद विधायकों का समर्थन है। तो भैया दुष्यंत चौटाला की आपको जरूरत कहाँ है? ये सिर्फ एक जातीय समीकरण को ठीक करने के लिए, क्योंकि इनके कैप्टन अभिमन्यु हार गए, धनखड़ साहब हार गए, तो जाट लीडर हार गए, तो दुष्यंत चौटाला जाट बिरादरी से आते हैं। उस समीकरण को सॉल्व करने के लिए ये तो हुआ था, तो वैसे दिल्ली के चुनाव के लिए कि दिल्ली के चुनाव तक दुष्यंत चौटाला को रखो, दिल्ली में जाटों की वोट लो, उसके बाद दुष्यंत चौटाला को शंट आउट कर दिया जाएगा। लेकिन कुछ मजबूरी बन गई कि दिल्ली चुनाव के बाद उसको अलग नहीं कर सके। लेकिन फिर मैं कहता हूं कि दुष्यंत चौटाला कोई मजबूरी नहीं है भारतीय जनता पार्टी की, शौक है भारतीय जनता पार्टी का। इसलिए यह कहना कि दुष्यंत चौटाला के दबाव में खट्टर कार्रवाई नहीं कर रहे, ये तो बिल्कुल गलत सा लगा, ऐसा ठीक नहीं है कुछ भी है। आपने बात करी कांग्रेस की, कांग्रेस सत्ता में नहीं है, कांग्रेस मुद्दे उठा सकती है। विधानसभा में क्या हुआ मुझे इसकी जानकारी नहीं है। नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो कहीं बोले ही नहीं इस मुद्दे पर। कांग्रेस का कोई भी विधायक इस मुद्दे पर नहीं बोला है, सिवाय पूर्व विधायक तिगांव से आते हैं ललित नागर। उन्होंने खुलकर बात करी थी रानी नागर के समर्थन में, और कांग्रेस का कोई भी विधायक, कोई भी पदाधिकारी नहीं बोला। अभय सिंह चौटाला साफ तौर पर कहते हैं कि अगर इतने विधायक मेरे होते तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जगह अगर मैं बैठा होता, मैं अगर विधानसभा की बात करूं तो वहां इनकी खाट खड़ी कर देता, और चंडीगढ़ में भी। देखिए साहब, जहाँ तक मतलब हुड्डा साहब का इस मामले में सवाल है, मुझे इसकी जानकारी नहीं, क्योंकि मैं विधानसभा में नहीं हूँ। बड़ी सीधी सी बात है, अगर मैं विधानसभा में होता तो निश्चित तौर पर इस बात की गारंटी है कि मनोहर लाल खट्टर को घुटनों के बल तो मैं टिका देता, बाकी मुझे ज़्यादा पता नहीं। लेकिन इतना जरूर कर देता कि रानी नागर के मामले में मनोहर लाल खट्टर को जवाब हर सूरत में, हर हाल में देना पड़ता। चलिए, ये थे लक्ष्मीकांत शर्मा जी, जिन्होंने खास तौर पर खुले दिल से अपनी हर बात बेबाकी से रखी, चाहे विकास दुबे का एनकाउंटर मामला हो, सुनीता यादव का हो, रानी नागर का। लेकिन कहीं ना कहीं बहस को इन्होंने आज विराम देने की कोशिश करी है कि विकास दुबे के ऊपर जो जातिगत और व्यक्तिगत टिप्पणियां हैं उसको बंद होकर एक अपराधी की श्रेणी में वो आता है, और उसको उसी तरह से उसके मुद्दे को जो है ट्रीट किया जाए। कैमरामैन दीपक के साथ अर्जुन शर्मा, वैन न्यूज़, कुरुक्षेत्र।